हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपीटेट वर्ग 2 साइंस की हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी। इसमें हम पढ़ेंगे हमारा जो टॉपिक 4 दिया गया है, उसमें एक आपका चैप्टर दिया है पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। ठीक है, तो इसमें आपको कि पादपों की और प्राणियों की संरचना कैसे हुई है। मतलब जैसे हम तो देखते हैं किसी भी मनुष्य को, तो उसका केवल हम शरीर देख पाते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो हमारा बॉडी पार्ट्स होते हैं ये भी कई तरीके से निर्मित होते हैं। जैसे कोशिका बनता है, अंग, अंग तंत्र, ऊतक वगैरह, ठीक है। तो इनका क्रम पूछ लिया जाता है। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण से आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है आवाज़ स्लो आए, क्योंकि एकदम से ही पूरा माहौल यहाँ पर चेंज हो चुका है, पानी वगैरह, तो इस कारण से थोड़ा सा जुकाम हो गया था। इस कारण से आपको 2-3 दिन से क्लास नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारा हमारा कंटेंट अभी छूट जाएगा, हमें पता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत सारा कंटेंट है और हम अब कितना भी प्रयास करेंगे तो आपको पूरा कवर नहीं करवा पाएंगे। यदि आपकी एग्ज़ाम डेट बढ़ जाती है तो फिर बहुत सही रहेगा, ठीक है, लेकिन यदि नहीं बढ़ती है तो आपको अपने से भी बहुत अच्छी तैयारी करते हुए अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करना है, तभी आप चयन परीक्षा में मतलब एलिजिबल हो पाएंगे देने के लिए। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपना सेशन। तो यहाँ पर हम आज देखेंगे पादप और प्राणियों में आपको पादप यानी वनस्पति और जो जीव जंतु होते हैं इनके संरचनात्मक संगठन पढ़ने हैं। तो यहाँ पर बहुत डीप आपको बताने का प्रयत्न करते हैं हम, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन यदि बनता है तो आप उनके आंसर लगा पाएँ, ठीक है। क्योंकि एक छोटा सा फैक्ट भी यदि हम यहाँ पर छोड़ देते हैं और वहीं से यदि क्वेश्चन आ जाता है तो आप एक नंबर तो छोड़िए, एक पॉइंट से कम 50 बच्चों से पीछे हो जाते हैं, ठीक। तो आपको ये आपकी जिम्मेवारी रहेगी कि आपको कैसा पढ़ना है, ठीक है। शॉर्ट पढ़ना है तो बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो पड़े होते हैं, आप वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप एक क्लास देखने लगे तो पूरी ही देखनी है, ठीक है। आपको पसंद आए तो देखिए और ना आए तो आप स्किप करके और बाहर भी जा सकते हैं, अन्य क्लासें भी देख सकते हैं, ठीक। तो नेगेटिव कमेंट करने से अच्छा यही होता है कि आपको पसंद आए तो देखें, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दें, और क्या करेंगे, ठीक। तो देखिए ऊतक, यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे ऊतक यानी टिश्यू के बारे में, और वो भी केवल पादप ऊतक यहाँ पर हम क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए ऊतक कहलाते क्या हैं। समान उत्पत्ति और समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। अब आप कहेंगे आपने डायरेक्टली ये चैप्टर स्टार्ट क्यों कर दिया, तो हमें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। अभी इतना टाइम नहीं है कि हम बिल्कुल आपको शुरू से लेकर के बताएं। तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर दिया है अभी हम वही क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर जो है पादप और प्राणियों में संरचनात्मक संगठन दिया है, तो उसमें हमें ऊतक से ही स्टार्ट करना पड़ता है। तो इस कारण से आपको यहाँ पर हम ऊतक से सारी चीज़ें स्टार्ट करके बताएंगे, ठीक है, कि किस तरीके से जो ऊतक होते हैं किसका क्या कार्य होता है, पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में आपको हो सकेगा तो जंतु ऊतक पढ़ा देंगे, या फिर आपका जो सजीव जगत दिया गया है वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो समान उत्पत्ति और समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह। अब आपका जो शरीर है या पादप का जो शरीर होता है, पेड़ पौधों का मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है। तो उसमें जो समान उत्पत्ति मतलब मान के चलिए कोई तना है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि एक ही तना मतलब उससे टहनियाँ निकलती हैं। तो समान उत्पत्ति मतलब हो सकता है एक ही स्थान से 2 टहनियाँ निकल गई हों। समान कार्य, तो इनको जो कोशिकाओं का जो समूह होता है जो इनके कार्यों को संपादित करता है उसी को ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अब ऊतक का अध्ययन पूछ लिया जाता है कि ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, या ऊतक का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है वो क्या कहलाती है शाखा, तो वो औतकी कहलाती है। और इसे औतकी हिंदी में कभी नहीं पूछता, इस तरीके से लिख देते हैं हिस्टोलॉजी। क्या लिख देते हैं, हिस्टोलॉजी। तो ये आप याद रखेंगे, ऊतक के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी, ठीक। नेक्स्ट है जो हिस्टोलॉजी है, ये एक शाखा है, और इस शाखा की स्थापना पूछ लेता है किसने की थी, तो इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं मार्सेलो मेलपिंघी ने इसकी स्थापना की थी। इस शाखा का नामकरण किसने किया, तो नामकरण किया था मायर ने 1819 में, ठीक है। अब दिया है ऊतक शब्द का नामकरण सर्वप्रथम यहाँ पर दिया है बिचट ने। शाखा का पूछता है तो आपको मायर लगाना है, और ऊतक शब्द का पूछता है तो ऊतक शब्द का नामकरण किया था सर्वप्रथम बिचट महोदय ने 1771 से लेकर के 1802 के बीच में, ठीक है।
अब देखते हैं, पौधों के शरीर में प्रत्येक ऊतक का अपना एक विशिष्ट कार्य होता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ऊतक होगा और वही संपूर्ण कार्य को क्रियान्वित करेगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो जो ऊतक होता है इनका अपना अपना कार्य बटा होता है। तो पौधों के शरीर में प्रत्येक ऊतक का एक विशिष्ट कार्य होता है। सभी ऊतक शीर्षस्थ कोशिकाओं के समूह में विभाजन से उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे अपने कार्यों के अनुरूप अनुकूलित होते चले जाते हैं। ठीक है, तो कोशिका पढ़ने से पहले हम आपको ऊतक इसलिए बता रहे हैं कि यदि आप ऊतक पढ़े रहेंगे तो फिर आसानी से कोशिका के संबंध में सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और इस सजीव जगत में आपको यही पढ़ना होता है, कोशिका क्या है, इसके बाद मोनेरा, जो 5 जगत वर्गीकरण है व्हिटेकर का। ठीक है, इसके अलावा आपका जो कैरोलस लीनियस की द्विनाम पद्धति वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक, नेक्स्ट है पादप ऊतक के प्रकार। तो ये पादप ऊतक है, तो पादप ऊतक के प्रकार पढ़ रहे हैं। इसके बाद जंतु ऊतक में पढ़ेंगे तो जंतु ऊतक के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक, तो पादप ऊतक के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो यहाँ देख लीजिए एक बार कि ऊतक की कोशिकाओं की विभाजन क्षमता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं ऊतक? 2 प्रकार के। एक तो विभज्योतकी ऊतक होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, और दूसरे होते हैं स्थायी ऊतक अर्थात परमानेंट टिश्यू। इससे क्वेश्चन भी बताएंगे कि किस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, डीपली क्वेश्चन कैसे बनते हैं यहाँ से। तो विभज्योतकी ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या कहलाते हैं? यह ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिनमें बार बार सूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है। अब एक यहाँ आप शब्द देख रहे हैं, एक तो होता है सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। फिर इनकी भी स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज करके, एनेज करके आपने पढ़ी होंगी। तो ये भी आपको जब कोशिका बताएंगे, कोशिका विभाजन स्लाइड एंड एवं स्वान ने जो दिया था उसमें ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी बस याद रखेंगे कि आपका जो विभज्योतकी यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ऐसी कोशिकाओं के समूह जिनमें बार बार सूत्री विभाजन की क्षमता होती है। यह जो ऊतक होते हैं कौन से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, जो यह अवयस्क जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं छोटी, अंडाकार या बहुभुजी होती हैं और इसकी भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो आपको कोशिका भित्ति पढ़ाएंगे जब कि किसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती, पादपों की सेल्यूलोज की बनी होती है, कवक करके होता है उसकी काइटिन की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो ये चीज़ें, ठीक है। तो इस ऊतक की कोशिकाएं छोटी, अंडाकार या बहुभुजी होती हैं और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि बताइए वह कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ऐसा पूछेंगे पादप ऊतक कौन सा है, तो वो होता है आपका विभज्योतकी ऊतक। हिंदी में देंगे तो इंग्लिश नाम को ही हिंदी में दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक, प्रत्येक कोशिका घने कणयुक्त कोशिका द्रव्य से भरी रहती है। तो यहाँ पर नए नए शब्द निकल करके आ रहे हैं और आपने पहले पढ़ा होगा कि कोशिका क्या होती है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम क्या होते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होती है, ये सारी चीज़ें फिर भी आपको जब सजीव जगत पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे, अभी बस आप समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है कि प्रत्येक कोशिका घने कणयुक्त कोशिका द्रव्य से भरी रहती है। इन कोशिकाओं में प्रायः रसधानी अनुपस्थित रहती है। आपने पढ़ा होगा रसधानी क्या कहलाती है। ठीक है, तो इनमें अनुपस्थित होती है। तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, पूछ लेगा बताइए किस ऊतक में, किस पादप ऊतक में रसधानी अनुपस्थित होती है। तो वो आपका मेरिस्टेमेटिक ऊतक हो गया। इसमें एक बड़ा सा केंद्रक होता है तथा कोशिकाओं के बीच अंतःकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर आप 2 चीज़ें क्लियर करेंगे, यहाँ पर क्या है, रसधानी भी नहीं है और बीच बीच में जो अंतरकोशिकीय स्थान है वो भी नहीं पाया जाता। इंटरसेलुलर स्पेस भी यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें इसमें होती हैं। आप देख रहे हैं एक बड़ा सा केंद्रक होता है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, बार बार सूत्री विभाजन की इसमें क्षमता होती है, अवयस्क जीवित कोशिकाओं का बना होता है। वो क्या कहलाता है आपका? पादप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है। ठीक है, अब ये 3 प्रकार का होता है। जब डीप क्वेश्चन पूछता है तो पूछ लेगा आपसे कि बताइए कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक प्रकार नहीं है। तो पहले तो आप इनके नाम याद रखेंगे और फिर इनके कार्य याद रखेंगे। जैसे पूछ लेगा आपका जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो पौधे के किस भाग में पाया जाता है, तो आप कभी इसका आंसर नहीं दे पाएंगे यदि आपने पढ़ा नहीं है। फिर वो एक बात अलग होती है कि तुक्का सही लग जाए, वो बाद की बात है। ठीक है, तो सब तुक्के तो सही होते नहीं। ठीक है, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है।
यह ऊतक स्थिति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शीर्षस्थ विभज्य ऊतक, दूसरा होता है पार्श्वस्थ विभज्य ऊतक और तीसरा होता है अंतर्वेशी विभज्य ऊतक। क्योंकि ये विभज्य ऊतकी ऊतक के प्रकार हैं। थोड़ा यहाँ पर आवाज़ की प्रॉब्लम हो सकती है तो एडजस्ट करिए, कूलर इसलिए चला देते हैं ताकि बाहर की आवाज़ ना आ पाए, ठीक है। तो यहाँ पर शीर्षस्थ विभज्य ऊतकी ऊतक जिसे एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू कहा जाता है, तो ये क्या कहलाता है और कहाँ पर पाया जाता है, पौधे के किस भाग में, ये जरूरी होता है याद रखना, ठीक है। तो जो शीर्षस्थ विभज्य ऊतकी ऊतक है, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू जो होता है, यह ऊतक जड़ एवं तने के शीर्ष भाग में, नाम से ही स्पष्ट है शीर्षस्थ मतलब जड़, और पूछता है तने के शीर्ष भाग में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो वो आपका शीर्षस्थ विभज्य ऊतकी ऊतक होता है, ठीक है। वैसे यदि डीप में नहीं दिया है, केवल इतना दिया है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। यदि डीप में ऑप्शन दिए गए हैं आपके शीर्षस्थ करके पार्श्वस्थ करके, तो फिर आपको लगा देना है शीर्षस्थ विभज्य ऊतकी ऊतक कहाँ पाया जाता है, जड़ और तने के शीर्ष भाग में, तथा यह पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। तो पूछेगा कि पौधे की लंबाई में वृद्धि करने वाला ऊतक कौन सा है, तो हर एक फैक्ट से यहाँ पर आपका क्वेश्चन निकल रहा है, तो याद रखेंगे, ठीक है। कौन सा है, शीर्षस्थ है। यह ऊतक प्राथमिक विभज्य ऊतकों से बना होता है। इससे कोशिकाएं विभाजित और विभेदित होकर स्थायी ऊतक बनाते हैं, जिसका कभी क्या खत्म नहीं होता, मतलब स्थायी रहता है, ठीक है। एवं इससे पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है। तो क्वेश्चन पूछ ले कि वह ऊतक कौन सा है जिसमें पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है, जो पौधे के जड़ एवं तने के शीर्ष भाग में पाया जाता है, पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, तो वो कौन सा है तो विभज्य ऊतकी ऊतक। लेकिन इसका भी प्रकार यदि पूछता है तो आपको बताना है शीर्षस्थ विभज्य ऊतकी ऊतक, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रकार। दूसरा है पार्श्वस्थ विभज्य ऊतकी ऊतक, इंग्लिश में कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। आप इंग्लिश नाम याद रखें या हिंदी, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी उठा करके बन जाते हैं, ठीक है। तो दोनों लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। यह ऊतक जड़ तथा तने के पार्श्व भाग में पाया जाता है। कहाँ पर, नाम से स्पष्ट है, पार्श्व भाग में पाया जाता है। एवं यह पौधों में द्वितीयक वृद्धि करता है। इससे संवहन ऊतक बनते हैं जो भोजन संवहन का कार्य करते हैं, एवं संवहन ऊतकों के कारण तने की चौड़ाई में वृद्धि होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर लंबाई में वृद्धि हो रही थी और यहाँ पर चौड़ाई में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन बनाएंगे, पूछ लेगा आपसे कि वह कौन सा ऊतक है जो पौधे की चौड़ाई में वृद्धि करता है, तो वो आपका पार्श्वस्थ हो जाएगा। लंबाई में तो शीर्षस्थ हो गया, ठीक है। संवहन ऊतक में स्थित कैम्बियम एवं वृक्ष की छाल के नीचे का कैम्बियम पार्श्वस्थ विभज्य ऊतकी का उदाहरण होता है। तो जो कैम्बियम होते हैं और जो छाल के नीचे जो कैम्बियम स्थित होता है, वो किसका कारण है, आपके इसी ऊतक का कारण है। पार्श्वस्थ विभज्य ऊतकी ऊतक ही द्वितीयक विभाजन करते हैं, तो द्वितीयक विभज्य ऊतक कहलाते हैं। तो प्राथमिक आपका ए वाला हो गया और पार्श्वस्थ आपका ए वाला हो गया, ठीक है। द्वितीयक हो गया और ये प्राथमिक हो गया। अब तीसरा प्रकार देखते हैं विभज्य ऊतक का, वो है आपका अंतर्वेशी विभज्य ऊतकी ऊतक। इंटर सेलुलर या इंटर कैलरिक कुछ भी पढ़ सकते हैं आप इसको अपने हिसाब से, ठीक है। मेरिस्टेम, यह ऊतक स्थायी ऊतक के बीच बीच में पाया जाता है। कहाँ पर, स्थायी ऊतक के बीच बीच, जो आपका दूसरा प्रकार होता है उसके बीच बीच में ये पाया जाता है। ये पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व के दोनों ओर। हाँ, एक क्वेश्चन आपका पिछली बार पूछा गया था, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वह कौन सा ऊतक है जो पत्तियों के आधार या टहनी के पर्व के दोनों तरफ पाया जाता है। तो जब पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था तो इस बार तो कंपटीशन और हाई है, ठीक है, तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वो कौन सा था आपका, अंतर्वेशी विभज्य ऊतकी ऊतक। और ऐसे ऑप्शन दिए गए थे तो हम लोगों ने ये सोच लिया था कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ठीक है, क्योंकि इतना डीप नहीं पूछना चाहिए, फिर भी पूछा गया था, ठीक है। तो यह वृद्धि करके स्थायी ऊतकों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये तो हुआ आपके पादप ऊतक का पहला प्रकार, विभज्य ऊतकी ऊतक, और उसके 3 प्रकार। अब देखते हैं दूसरा ऊतक कौन सा है, तो वो है स्थायी ऊतक, जिसे परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है, इसके भी प्रकार होते हैं। आपने केवल इतना पढ़ा होगा कि जाइलम और फ्लोएम क्या है, वो इसी का प्रकार होता है स्थायी ऊतक का, ठीक है। तो विभज्य ऊतकी ऊतक जो हैं वो अस्थायी ऊतक होते हैं, जबकि जो स्थायी ऊतक हैं वो स्वयं ही ऊतक कहलाते हैं, ठीक है।
तो स्थायी ऊतक जो हैं वो अस्थायी ऊतक वृद्धि के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है। इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, लेकिन कोशिका का रूप और आकार निश्चित रहता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो कौन से ऊतक हैं जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, तो वो स्थायी यानी परमानेंट टिश्यू होते हैं। ठीक है, इनका कोशिका का रूप और आकार निश्चित रहता है। ये मृत या सजीव होते हैं। कोशिका भित्ति इनकी पतली और मोटी होती है। कोसा द्रव्य में बड़ी रसधानी रहती है, उसमें रसधानी नहीं होती थी, इसमें रसधानी पाई जाती है। उत्पत्ति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? उत्पत्ति के। कौन कौन से? प्राथमिक और द्वितीयक, अर्थात प्राइमरी टिश्यू एंड सेकेंडरी टिश्यू। प्राथमिक स्थायी ऊतक शीर्षस्थ एवं अंतर्वेशी ऊतकों विभज्य ऊतक से और द्वितीयक स्थायी ऊतक पार्श्वस्थ विभज्य ऊतक से बनते हैं। तो जो हम पढ़ चुके हैं, आपके प्राथमिक जो यहाँ पर ऊतक हैं वो किससे बनते हैं? आपके शीर्षस्थ और अंतर्वेशी ऊतकों से। किसके प्रकार हैं? दोनों ही आपके विभज्य ऊतक के हैं। और द्वितीयक जो स्थायी ऊतक है वो किससे बनेगा? पार्श्वस्थ से। तो ये भी याद रखना। तो ये स्थायी ऊतक के किस आधार पर प्रकार हैं? आपके उत्पत्ति के आधार पर। अब देखिए संरचना के आधार पर स्थायी ऊतक के प्रकार जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सरल ऊतक यानी सिंपल टिश्यू, और दूसरा होता है जटिल ऊतक जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाते हैं। तो देखते हैं जो सरल स्थायी ऊतक हैं वो क्या कहलाते हैं। सिंपल टिश्यू, यह ऊतक समरूप कोशिकाओं का बना होता है और ये निम्न प्रकार का होता है। आपने ये नाम सुने होंगे: मृद ऊतक पेरेनकाइमा, स्थूल कोण ऊतक कोलेनकाइमा, दृढ़ ऊतक स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो ये हम जब प्रैक्टिकल वगैरह करते थे हमारे, जब हम वो क्या बोलते हैं बीएससी वगैरह करते थे, तो वहाँ पर ये बहुत सारे जब हम प्रैक्टिकल लिखते थे तो वहाँ इन शब्दों का यूज होता था। पेरिनकाइमा झिल्ली से ढका होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये ऊतक के प्रकार हैं: मृद ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। ये सरल स्थायी ऊतक का प्रकार है। ठीक है, अब एक एक करके देख लेते हैं कि ये कहलाते क्या हैं। मृद ऊतक क्या होते हैं? तो यह अत्यंत सरल प्रकार का स्थायी ऊतक है। तो पूछेगा सबसे सरल प्रकार का स्थायी ऊतक कौन सा है, तो वो आपका पेरिनकाइमा यानी मृद ऊतक है। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी और अनियमित आकार की होती हैं। इस ऊतक की कोशिका में सघन कोशाद्रव्य और केंद्रक भी पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति पतली सेलुलोज की बनी होती है। ये सब कोशिकांग होते हैं, कोशिका पढ़ेंगे तो देखेंगे। इस प्रकार की कोशिकाओं के बीच अंतःकोशिकीय जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो भी पाया जाता है। मतलब इसमें सभी चीज़ें उपस्थित रहती हैं। ठीक है, मतलब सब कोशिकांग वगैरह। कोशिका के मध्य में एक बड़ी रसधानी भी इसमें रहती है। यह नए तने, जड़ और पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। ठीक है, जब भी हम कभी हमारे प्रैक्टिकल वगैरह में प्रयोग में चित्र बनाते थे तो वहाँ इस तरीके से संरचना बना देते थे और डाल देते थे एपिडर्मिस। ठीक है, तो ये ऊतक ही होते हैं, उनके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो जो मृद ऊतक है वो सबसे सरल है और इसमें लगभग सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। अब कोशिकांग तो आप समझते होंगे कि क्या कहलाते हैं। ये देख लिया हमने, केंद्रक पाया जाता है। इसके बाद कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, पतली होती है। इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। इसमें क्या है, यह कुछ मृद ऊतक में क्लोरोफिल भी पाया जाता है। इन ऊतकों को हरित ऊतक या क्लोरेनकाइमा भी कहते हैं, क्योंकि कुछ कुछ ऊतक ऐसे होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, आपका क्लोरोफिल। इस कारण से इसका नाम, दूसरा नाम रख दिया गया है क्लोरेनकाइमा। तो ये हो गया मृद ऊतक। ठीक है, अब दूसरा इसके कार्य देख लेते हैं कि पौधों में इसका कार्य क्या है। तो यह एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करता है। नेक्स्ट है, पौधों के जो हरे भाग होते हैं, खास करके जो पत्तियां, यह भोजन का निर्माण करता है पत्तियों में। ठीक है, यह ऊतक संचित क्षेत्र में भोजन का संचय करता है। यह उत्सर्जित पदार्थों जैसे गोंद, रेजिन, टेनिन आदि को संचित करके रखता है। ठीक है, यह ऊतक भोजन के पार्श्व चालन में सहायक होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मृद ऊतक के बारे में बहुत ही डीप आपको बता रहे हैं। यदि क्वेश्चन यहाँ से आएगा, और आएगा ही क्योंकि आपके चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, तो आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। अब देखते हैं दूसरा प्रकार है इसका, स्थूल कोण ऊतक, जिसे कोलेनकाइमा कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं केंद्रक युक्त, मतलब केंद्रक होता है, लंबी या अंडाकार या बहुभुजी, जीवित एवं रसधानी भी इसमें होती है, रसधानी युक्त होती है, हरित लवक होता है एवं भित्ति के किनारों पर सेलुलोज होने से इनमें स्थूलन होता है। इनमें अंतरकोशिकीय स्थान थोड़ा कम होता है, ऐसा नहीं कि होता नहीं है, होता है लेकिन कम होता है। यह ऊतक पौधे के नए भागों पर पाया जाता है। तो पूछ लेगा
पौधे के जो नए भाग आते हैं उनमें कौन सा ऊतक स्थित होता है, तो वो स्थूल कोण ऊतक है। यह विशेषकर तने के एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत, पुष्पवृंत और पुष्पावली वृंत पर पाया जाता है, लेकिन जड़ों में ये नहीं पाया जाता। तो ये याद रखेंगे फैक्ट। नेक्स्ट इसके कार्य हैं, पौधों को यांत्रिक सहारा देता है, इसमें हरित लवक पाया जाता है जो कि भोजन का निर्माण करता है। तीसरा प्रकार है इसका दृढ़ ऊतक स्क्लेरेन्काइमा। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, सक्रिय तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। इनमें जीव द्रव्य नहीं होता है, ये याद रखेंगे कुछ फैक्ट। इनकी जो भित्ति है वो सेलुलोज की नहीं, इनमें लिग्निन के जमाव के कारण इनकी भित्ति मोटी हो जाती है। इनकी जो भित्तियां हैं इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई स्थान नहीं बचता, मतलब इंटर सेलुलर स्पेस इसमें नहीं होता, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। और जो आपका यह कार्टेक्स पेरिसाइकिल संवहन मंडल में पाया जाता है। दृढ़ ऊतक पौधे के तने, पत्तियों के सिरा, फलों तथा बीजों के बीच आवरण, नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा जो कठोर आवरण होता है वो क्या होता है, दृढ़ ऊतक होता है। जिन पौधों से रेशे उत्पन्न होते हैं उनमें यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका पिछली बार एक शिफ्ट में पूछा गया था कि रेशेदार पौधे में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो वहाँ इसी तरीके से ऑप्शन दिए थे कि मृदु ऊतक पाया जाता है, स्थूल कोण ऊतक पाया जाता है या दृढ़ ऊतक, तो दृढ़ ऊतक पाया जाता है, ठीक है। इसके कार्य देखिए, यह पौधों को यांत्रिक सहारा तो तीनों ही प्रदान करेंगे, चाहे मृदु ऊतक हो, चाहे स्थूल कोण ऊतक हो या दृढ़ ऊतक हो, ठीक है। तीनों ही पौधों को यांत्रिक सहारा देते हैं। आंतरिक भागों की ये रक्षा करता है, क्योंकि जैसे नारियल आपने देखा होगा तो नारियल तो बीच में होता है, लेकिन जो बाहरी कठोर आवरण है वो आपका दृढ़ ऊतक ही उसे सुरक्षित रखे हुए है, ठीक है। तो आंतरिक भागों को रक्षा देने वाला ऊतक भी कौन सा हो गया आपका, दृढ़ ऊतक। और पौधों को सामर्थ्य और लचीलापन प्रदान करता है। जैसे नारियल अंदर तो बहुत ही अच्छा निकलता है, ठीक है, लेकिन बाहर से कठोर होता है, तो लचीलापन इसको प्रदान कौन कर रहा है, आपका दृढ़ ऊतक कर रहा है। तो ये तीन ऊतक आपके हो गए सरल स्थायी ऊतक के प्रकार। अब यहाँ पर देखिए दूसरा है जटिल स्थायी ऊतक। यहाँ पर दूसरा हो जाएगा जटिल स्थायी ऊतक। तो दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने ऊतक जटिल स्थायी ऊतक होते हैं। ये एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करते हैं। ये जल खनिज लवणों द्वारा खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुँचाते हैं। तो ये याद रखेंगे आप, खनिज लवणों थोड़ा सा सर्दी जुकाम है, इस कारण से बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो ये जल खनिज लवणों तथा खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जाइलम, जिसे हिंदी में दारू भी कहते हैं, और दूसरा होता है फ्लोएम, जिसे वास्ट कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी जाइलम ना दे करके केवल ये दे दिया जाता है, तो याद रखेंगे आप। अब जाइलम का कार्य क्या है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे ये दोनों ही, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो यह ऊतक पौधों के जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है। पहला क्वेश्चन पूछ लेगा, पौधे के जड़, तने और पत्तियों में पाए जाने वाला ऊतक कौन सा है, तो वो जाइलम है, जो कि आपके जटिल स्थायी ऊतक का प्रकार है। इसे चालन ऊतक कहते हैं, चालन ऊतक कहते हैं, और यह 4 प्रकार के तत्वों से बना होता है। तो हम आपको केवल इतना भी बता सकते थे, इतने से क्या क्वेश्चन बनेगा। यदि डीप पूछेंगे तो इसके प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेते, इसके तत्व से क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी यही पूछ लेते हैं कि बताइए जाइलम का कौन सा एक तत्व नहीं है, तो याद रखेंगे ये 4 तत्वों से बना है। नाम याद रखने हैं, पहला वाहिनिकाएँ, दूसरा होता है वाहिकाएँ, तीसरा जाइलम तंतु और चौथा होता है जाइलम मृदूतक। तो एक एक करके देखते हैं वाहिनिकाएँ क्या कहलाती हैं। इनकी कोशिका लंबी होती है, जीव द्रव्य विहीन होती है, मतलब जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है, दोनों सिरों पर नुकीली एवं मृत होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति मोटी और स्थूलित होती है। वाहिनिकाएँ संवहनीय पौधों में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों जाइलम में पाई जाती हैं। पौधों को यांत्रिक सहारा और जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती हैं। तो ये थोड़ा सा डीप है, आप इसको थोड़ा सा गौर करके यदि समझ भी लेते हैं तो यदि क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से आंसर दे देंगे, ठीक है।
दूसरा इसका तत्व है वाहिकाएं। वैक्यूल्स क्या कहलाते हैं, तो इनकी कोशिकाएं मृत और लंबी नली के समान होती हैं। कभी कभी स्थूलित भित्तियां विभिन्न तरह से मोटी होकर वलयाकार, सर्पिलाकार, सीढ़ीनुमा जालिका रूपी वाहिकाएं बनाती हैं। ये वाहिकाएं आवृत बीजी पौधों के प्राथमिक और द्वितीयक जाइलम में पाई जाती हैं। ये पौधे की जड़ से जल तथा खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाते हैं। तीसरा इसका तत्व है जाइलम तंतु, जिसे जाइलम फाइबर कहते हैं। ये लंबी शंकु रूप तथा स्थूलित भित्ति वाले मृत कोशिका होती हैं। प्रायः काष्ठीय द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। ये आपके पौधों को यांत्रिक सहारा देते हैं। और नेक्स्ट है जाइलम रदूतक। इनकी कोशिकाएं प्रायः पेरेनकाइमेट्स, जिसे हमने अभी पढ़ा हुआ था पहले, ठीक है, एवं जीवित होती हैं, भोजन संग्रह का कार्य करती हैं। यह किनारे की और पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दूसरा प्रकार है इसका जटिल स्थायी ऊतक का फ्लोएम। तो जाइलम की भांति फ्लोएम भी पौधों के जड़, तने और पत्ती में पाया जाता है। यह पत्तियों द्वारा जो भोजन तैयार हो जाता है उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह एक संचयक ऊतक है। तो पूछ लेता है संचयक ऊतक का दूसरा नाम क्या है, तो फ्लोएम ऊतक है, ठीक है। पौधों को यांत्रिक संचयन प्रदान करता है। इसके भी 4 तत्व होते हैं। तो ये चारों तत्व आप देख लें एक बार। चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम रदूतक। तो इनके भी अलग अलग कार्य होते हैं। अब इतना डीप आपको बताएंगे तो आप कहेंगे कि ये तो सब यूपीएससी लेवल का हो गया, ठीक है। वैसे हर परीक्षा में यही पूछा जाने लगा है। थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम होने लगी है, इस कारण से आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में आपको नेक्स्ट आपका जो भी चैप्टर होगा वो क्लियर करा देंगे, ठीक है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।